हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर राजस्थान एग्जाम्स। और हम यहाँ पे जो पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। और राजस्थान के भूगोल में हम स्थिति व विस्तार वाले टॉपिक पे राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में हम पढ़ रहे थे। भौगोलिक प्रदेश और भौगोलिक प्रदेशों के अंतर्गत हमने राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, सबसे पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद में मध्यवर्ती अरावली प्रदेश था। नंबर 3 पूर्व का मैदानी भाग और नंबर 3 दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में कल विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के जो उपभाग हैं उनके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के उपभाग। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के उपभाग। कल हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ा था। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में कल हमने विस्तार से देखा था। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में कल हमने विस्तार से इसकी सारी विशेषताओं के बारे में जाना था। और आज हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के जो उपभाग हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के उपभाग, ठीक है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का वर्षा के आधार पर पुनः विभाजन किया जाता है। यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है राजस्थान का, ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का पुनः विभाजन किया जाता है वर्षा के आधार पर। और इसका विभाजन 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा किया जाता है। इस पूरे प्रदेश का जो विभाजन किया जाता है वो 2 भागों में विभाजित किया गया है। मुख्य रूप से ये है इसकी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। यानी कि इस रेखा से इधर वाले इलाके में जो वर्षा होती है वो होती है 0 से 25 सेंटीमीटर। और इस रेखा से इधर इस वाले इलाके में जो वर्षा होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है। तो इसलिए हम इस रेखा को कहते हैं 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और इस रेखा के द्वारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया गया है। और उन 2 भागों के नाम क्या हैं वो हम देखते हैं। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है उसका नाम है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और इसके जो पूर्व वाला हिस्सा है वो है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। इस तरीके से हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया। एक तो शुष्क प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ये 2 भाग हैं प्रमुख पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के। अब इन उपभागों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो ये है आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और ये है आपका अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। सबसे पहले हम इसकी अवस्थिति के बारे में जानेंगे, ये स्थित कहाँ पे है। तो जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है वो अर्ध शुष्क मरुस्थल के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। अर्ध शुष्क मरुस्थल के पश्चिम में स्थित है। यानी कि ये अर्ध शुष्क मरुस्थल है और इसके पश्चिम में स्थित है, ये पश्चिम भाग में स्थित है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। ये इसके पश्चिम में स्थित है। जबकि अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है वो अरावली के पश्चिम में व शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के पूर्व में स्थित है। इसको भी देख लेते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के पूर्व में है,
जबकि ये जो अरावली प्रदेश है इस जगह पे, ये जो अरावली प्रदेश है इसके पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो ये हो जाती है इनकी अवस्थिति। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश अर्ध शुष्क के पश्चिम में, जबकि अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश अरावली के पश्चिम में और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के पूर्व में स्थित है। ठीक, दूसरी है वर्षा। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में जो वर्षा होती है वो 0 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। इस इलाके में जो वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जबकि अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में 25 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। वनस्पति के बारे में, तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में जो वनस्पति पाई जाती है वो नागफनी, कांटेदार झाड़ियाँ, खजूर आदि के पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। वनस्पति लगभग दोनों क्षेत्रों में समान पाई जाती है, क्योंकि ये भी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये भी मरुस्थलीय प्रदेश है, तो यहाँ पे वनस्पति समान है। नागफनी, कांटेदार झाड़ियाँ आदि यहाँ पे पाई जाती हैं। फसलों में यहाँ पे भिन्नता पाई जाती है। जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ पे जो फसलें होती हैं केवल वर्षा पे आधारित होती हैं। जहाँ कहीं भी वर्षा हो जाती है वहाँ पे बाजरा, मोठ, घास में सेवण, मुंज, मुराद, धामड़ आदि घासें इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। जबकि अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में फसलों के बारे में बाजरा, मक्का, गेहूं, कपास आदि फसलें, ये इस क्षेत्र में ये फसलें क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे नहरी प्रदेश है, यहाँ पे वर्तमान में नहरों के द्वारा सिंचाई होती है, इसलिए यहाँ पे मक्का, गेहूं, कपास आदि फसलें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। जिलों के बारे में बात करें तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में जो जिले आते हैं वो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, इसके अलावा ये तो संपूर्ण जिले आते हैं, इस क्षेत्र में ये संपूर्ण जिले आते हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। इसके अलावा जोधपुर, नागौर और चूरू का जो पश्चिमी भाग है वो भी इसके अंतर्गत आता है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में शुष्क जिलों के अलावा बाकी सारे जिले जो हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं। ये इस तरीके से एक इसकी प्रमुख कुछ विशेषताएं हो जाती हैं। इसके अलावा ये जो अपना अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसको हम राजस्थान बांगर प्रदेश भी कहते हैं। इसको राजस्थान बांगर प्रदेश क्यों कहते हैं इसको हम आगे देखेंगे, अभी केवल इतना देखते हैं कि इसको हम राजस्थान बांगर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। अब हम लेते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक, यानी कि हमने राजस्थान को जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, अपना राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसको हमने 2 भागों में बांटा, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश यानी कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, अब हम शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को बनावट व संरचना के आधार पर पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक, यानी कि हमने जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था, अपना जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था उस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हमने 2 भागों में विभाजित किया था वर्षा के आधार पर। ठीक है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। अब ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको हम इसकी बनावट और संरचना के आधार पर, इनका विभाजन हुआ था वर्षा के आधार पर, जबकि इसका विभाजन होगा यहाँ की बनावट और संरचना के आधार पर। इसको 2 भागों में पुनः विभाजित किया जाता है। अब कौन कौन से 2 भाग हैं इनको हम देखते हैं। ये है आपका शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ये वाला पूरा हिस्सा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का, इसको हमने 2 भागों में विभाजित किया है। एक भाग ये है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, ये जो हिस्सा है वो है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश का। ठीक है, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। जबकि ये जो हिस्सा है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का, ये वाला जो भाग है वो है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। ठीक है, अब ये बालुका स्तूप क्या होते हैं इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आप सबसे पहले इसका विभाजन देखें कि ये जो भाग है ये है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, युक्त प्रदेश, यहाँ पे बालुका स्तूप पाए जाते हैं। जबकि ये जो हिस्सा है ब्लैक लाइन वाला, ये वाला, ये है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, तो ये इसके 2 प्रमुख विभाजन होते हैं राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के। अब सबसे पहले हम इसमें लेंगे बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है,
बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। ऐसा भाग जहां रेत के टीले नहीं पाए जाते हैं वह भाग कहलाता है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। इस भाग में जैसलमेर एवं बाड़मेर का सीमावर्ती प्रदेश आता है। ठीक है, इस भाग में जो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है, जिसका हमने अभी राजस्थान के नक्शे में देखा था कि किस जगह पे इसका अवस्थिति है, तो जैसलमेर और बाड़मेर के जो सीमावर्ती जिले हैं, वो सीमावर्ती जो प्रदेश हिस्सा है जैसलमेर का और बाड़मेर का, वहाँ पर ये बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश पाए जाते हैं। और यहाँ पर बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हैं, इनके स्थान पर यहाँ पर चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है। कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? यहाँ पर चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है। यहाँ प्राचीनतम अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। यह जैसलमेर के पोखरण से और रामगढ़ के मध्य स्थित है। ये जो इलाका है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, यह जैसलमेर के पोखरण से शुरू होता है और रामगढ़ के मध्य स्थित है। ठीक, इस क्षेत्र की परतदार चट्टानों में, इसमें जो चट्टानें पाई जाती हैं इस क्षेत्र में अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानों की विशेषता होती है कि वो परतदार चट्टानें होती हैं। लकड़ी के स्पष्ट अवशेष दिखाई देते हैं, यानी कि जो परतदार चट्टानें होती हैं उनमें जीव जंतुओं के अवशेष, वनस्पति के अवशेष दिखाई देते हैं, जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जैसलमेर का ओकलवुड फॉसिल पार्क है। यानी कि ओकलवुड फॉसिल पार्क है। ये जो आपका जो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है, इसमें ओकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। ठीक है, क्योंकि ये परतदार चट्टानों से बना हुआ भाग है, और जब ये परतदार चट्टानें होती हैं, इस तरीके से जो चट्टानें होती हैं परतदार चट्टानें, इसमें प्राचीन समय में जो वनस्पति और जो मनुष्य, जो जीव जंतु दब गए थे, उनके अवशेष इनमें पाए जाते हैं। तो वही अवशेष हमें, लकड़ी के अवशेष राजस्थान में जिस जगह पाए जाते हैं, पुराने अवशेष लकड़ी का, वो स्थान है ओकलवुड फॉसिल पार्क जो जैसलमेर में स्थित है। ठीक, इसके अलावा इसी क्षेत्र में लाठी सीरीज क्षेत्र यानी कि भूगर्भीय जलपट्टी स्थित है। एक लाठी सीरीज क्षेत्र और है जो इस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, अब लाठी सीरीज किसे कहते हैं वो देखते हैं हम कि लाठी सीरीज किसको कहा जाता है। राजस्थान के थार मरुस्थलीय क्षेत्र में घास, जल और खनिज। तो लाठी सीरीज क्षेत्र में 3 चीजें पाई जाती हैं मुख्य रूप से, घास, जल और खनिज। उसकी एक लंबी पट्टी श्रृंखला के रूप में पाई जाती है, जिसे लाठी सीरीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो लाठी सीरीज है उसमें मुख्य रूप से 3 चीजें हैं, घास, खनिज और जल। और इस लाठी सीरीज की लंबाई तकरीबन 64 किलोमीटर, इसकी लंबाई तकरीबन 64 किलोमीटर है। अब इसमें देखते हैं घास कौन कौन सी पाई जाती है। तो इसमें घास प्रमुख रूप से सेवण, लीलोण, धामड़, कर्ण, मुराद, अंजन आदि घासें इसमें पाई जाती हैं। खनिज रॉक फॉस्फेट, चूना पत्थर इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। जल के रूप में यहाँ पे एक चंदन नलकूप स्थित है, जिसे थार का घड़ा कहते हैं। जो चंदन नलकूप है वो लाठी सीरीज में स्थित है और उसको थार का घड़ा कहा जाता है। तो अब तक हमने देखा बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश के बारे में हमने पढ़ा, जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का एक भाग था। अब शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का जो दूसरा भाग है वो है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। ये है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। बालुका स्तूप युक्त प्रदेश के बारे में अब हम जानते हैं कि ऐसा भाग जहां रेत के टीले पाए जाते हैं वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। तो राजस्थान का यह एक ऐसा स्थान है जहां पर रेत के टीले पाए जाते हैं, यहाँ पर रेत के टीले पाए जाते हैं और इस हिस्से को हम कहते हैं बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। अब हम बालुका स्तूपों को पढ़ेंगे कि बालुका स्तूप क्या होते हैं। ठीक है, बालू के द्वारा बने ऊंचे ऊंचे टीले बालुका स्तूप कहलाते हैं। ठीक है, तो बालुका स्तूप किसे कहते हैं कि बालू जो होती है, ये जो रेत होती है, इस रेत के ऊंचे ऊंचे टीले पाए जाते हैं। इस हिस्से में रेत के ऊंचे ऊंचे टीले पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं बालुका स्तूप। ठीक है, ये रेत के ऊंचे ऊंचे टीले पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं बालुका स्तूप। अब बालुका स्तूपों को बनने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं? ठीक है, तो बालुका स्तूप जो होते हैं, बालुका स्तूपों को बनने के लिए क्या क्या शर्तें हों, यानी क्या क्या चीज़ होंगी तब वहाँ पे बालुका स्तूप बनते हैं। तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें होती हैं तभी बालुका स्तूप बनते हैं। तो सबसे पहली चीज़ रेत की अधिकता होनी चाहिए। बालुका स्तूप बनने के लिए रेत की अधिकता होनी चाहिए।
वहाँ पर जो पवन चलती है, हवा चलती है, उसका वेग तीव्र होना चाहिए। तीसरी चीज़, पवन के वेग में कोई ना कोई अवरोध होना चाहिए, यानी कि जो ऐसा अवरोध जो मिट्टी को रोक सके, ऐसा अवरोध होना चाहिए, तभी बालुका स्तूप बनते हैं। इन तीनों की स्थिति होने पर ही बालुका स्तूपों का निर्माण होता है। अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ नहीं होती है तो बालुका स्तूपों का निर्माण नहीं होता है। अब बालुका स्तूपों के वर्गीकरण के बारे में देखें तो बालुका स्तूपों का जो वर्गीकरण है वो 3 विद्वानों ने किया है। एक सबसे पहले वैगनोल्ड ने किया था, उसके बाद में हैक ने किया, फिर मैकी ने किया। ठीक है, तो एक विद्वान है सबसे पहले वैगनोल्ड, जिन्होंने 1933 ईस्वी में बालुका स्तूपों के 2 प्रकार बताए थे कि बालुका स्तूप 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद 1941 ईस्वी में हैक ने बालुका स्तूपों के 3 प्रकारों के बताया, और मैकी ने 1979 ईस्वी में बालुका स्तूपों के 8 प्रकार के बताए थे। अभी कौन कौन से प्रकार बताए थे वो देखते हैं। तो जो वैगनोल्ड ने जो प्रकार बताए थे वो थे 2 प्रकार, बरखान और सीप। वैगनोल्ड ने 2 प्रकार बताए, बरखान और सीप। इसके बाद हैक ने जो प्रकार बताए थे 3, वो प्रकार थे आपके अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, पैराबोलिक बालुका स्तूप और अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। इसके बाद में मैकी ने जो बालुका स्तूप बताए थे 8 प्रकार के बालुका स्तूप, वो ये हैं। नंबर 1 रेखीय पवनानुवर्ती या अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप, बरखान या अर्धचंद्राकार। नंबर 3 अनुप्रस्थ। नंबर 4 पैराबोलिक। नंबर 5 तारा स्तूप। नंबर 6 अवरोधी स्तूप। नंबर 7 नेटवर्क। और नंबर 8 सब्र काफिज बालुका स्तूप। अब बालुका स्तूपों से संबंधित कुछ शब्दावली है, उस शब्दावली के बारे में हम जानेंगे। बालुका स्तूपों से संबंधित कुछ शब्दावली है। तो सबसे पहले एक शब्द था अपवहन, किसे कहते हैं? अपवहन। ठीक है, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जब हवा के द्वारा रेत के कण, पश्चिमी मरुस्थल में जब हवा के द्वारा रेत के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर पहुंच जाते हैं तो इस क्रिया को अपवहन कहते हैं। ठीक है, जब रेत के कण, जैसे ये रेत के कण है, मान लो हवा से उड़ के दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, हवा से उड़ के जब दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं तो इसी क्रिया को हम कहते हैं अपवहन। दूसरा शब्द है दोहरे। दोहरे किसे कहते हैं? रेगिस्तान में रेत के विशाल लहरदार जो टीले होते हैं, ये जो लहरदार टीले होते हैं रेगिस्तान में विशाल, उनको कहते हैं दोहरे, उनको कहा जाता है दोहरे। तीसरा शब्द है दरियन। तो जैसलमेर में ये जो दोहरे होते हैं, जो हमने दोहरे देखे विशाल लहरदार जो टीले थे, उनको जैसलमेर में दरियन कहा जाता है। स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? दरियन। ठीक है, या फिर कि जैसलमेर के स्थानांतरित बालुका स्तूपों को हम दरियन कहते हैं। एक शब्द है इर्ग। इर्ग के बारे में हमने पहले पढ़ा था। वैज्ञानिक भाषा में जो रेत के बनने वाले टीले होते हैं, यानी जो रेत का मरुस्थल होता है, उसको हम इर्ग कहते हैं। ठीक है, रेत का मरुस्थल क्या कहलाता है? इर्ग कहलाता है। एक शब्द है कोडर्म। अरब, यानी कि जो सऊदी अरब है या जो अरब का जो मरुस्थल है, प्रदेश है, तो अरब में ये जो रेत के टीले होते हैं उनको हम कोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडर्म कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो बालुका स्तूप होते हैं, जो अलग अलग तरीके के जो बालुका स्तूप होते हैं, वो बालुका स्तूप कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। अनुदैर्ध्य रेखीय पवनानुवर्ती समानांतर बालुका स्तूप। ये एक ही बालुका स्तूप है जिसके ये अलग अलग पर्यायवाची नाम है। ठीक है, ये उसके अलग अलग नाम है। तो अनुदैर्ध्य या रेखीय या पवनानुवर्ती या समानांतर बालुका स्तूप किसे कहते हैं, इसको हम देखते हैं। जिस दिशा में पवन चलती है उसी दिशा में बनने वाले बालुका स्तूपों को अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप कहते हैं। ठीक है, तो जिस दिशा में जो पवन चलती है, जिस दिशा में पवन का बहाव होता है, उसी दिशा में बनने वाले जो बालुका स्तूप होते हैं उनको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। ठीक है, अब ये बनते कैसे हैं इनको हम एक बार देखते हैं। तो ये हैं आपके बालुका स्तूप, ये बालुका स्तूप हैं। ठीक है, ये आपके बालुका स्तूप हैं, ये इस तरीके से बालुका स्तूप है। ये आपके बालुका स्तूप हैं। ठीक है, और ये है आपकी पवन की दिशा।
ठीक है। तो जब ये पवन चलती है, यहाँ से पवन चलती है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई रेत का टीला है और पवन यहाँ से चल रही है, तो यहाँ रेत के टीले से वो पवन रेत उठाएगी, ठीक है, धूल के कण उठाएगी और धूल के कण उठा के धीरे धीरे वो यहाँ पे डाल देगी, ठीक है। जब यहाँ से पवन चलेगी तो यहाँ डाल देगी। तो इस तरीके से एक श्रृंखला के रूप में इन बालका स्तूपों का निर्माण होता है और पवन की दिशा में होता है। क्योंकि इनका निर्माण पवन की दिशा में होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं पवनानुवर्ती। जिस दिशा में पवन चलती है उसी दिशा में इनका मुंह होता है, ठीक है। तो इसी दिशा में पवन चल रही है, इसी दिशा में इनका मुंह है मुख्य, इसलिए हम पवनानुवर्ती कहते हैं। ये एक रेखा में पाए जाते हैं, एक सरल रेखा में, एक श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको रेखीय बालका स्तूप भी कह देते हैं, ठीक है। और जिधर पवन की दिशा होती है उसी दिशा में बनने वाली स्थिति को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य क्या कहलाता है? अनुदैर्ध्य कहलाता है कि जिस दिशा में पवन चलती है उसी दिशा में वस्तु का खिसकना अनुदैर्ध्य कहलाता है, ठीक है। इसलिए हम इसको अनुदैर्ध्य बालका स्तूप कहते हैं। और ये एक दूसरे के समानांतर होते हैं, इसलिए समानांतर बालका स्तूप ही कह दिया जाता है। इनकी बनने की दिशा पवनों की दिशा के समानांतर होती है, इसलिए इन्हें पवनानुवर्ती कहते हैं, ठीक है। तो पवनानुवर्ती क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी बनने की दिशा पवन की दिशा के समानांतर होती है। इनकी आकृति एक सरल रेखा के समान होती है, इसलिए इन्हें रेखीय बालका स्तूप भी कहते हैं। अब इनकी विशेषता है कि दूसरे बालका जो स्तूप होते हैं उनकी अपेक्षा ये अधिक स्थायी होते हैं, ठीक है। जो दूसरे बालका स्तूप होते हैं इनके बारे में हम और पढ़ेंगे, उनके मुकाबले ये अधिक स्थायी होते हैं। सामने से देखने पर इन बालकों स्तूपों की स्थिति इस प्रकार से होती है। तो सामने से अगर हम देखेंगे तो इनकी स्थिति इस तरीके से होती है, ठीक है। तो इनकी स्थिति इस तरीके से ये इनकी स्थिति होती है। तो ये इस तरीके से इनकी स्थिति होती है बालका स्तूपों की, ये बालका स्तूप, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी स्थिति होती है बालका स्तूपों की। पवनों की दिशा ये होती है, ये पवनों की दिशा में बन रहे हैं, तो पवनों की दिशा ये है, इसी दिशा में इनका मुंह है और इसी दिशा में पवन चल रही है, ठीक है। सामने से देख के इस प्रकार की स्थिति होती है। तो इनके मध्य में जो गैप होता है, ये वाला जो गैप होता है एक बालका स्तूप से दूसरे बालका स्तूप के मध्य में जो गैप होता है उसको हम कहते हैं गलियारा। उसको हम क्या कहते हैं? गलियारा कहते हैं, ठीक है। ये जो गैप होता है उसको हम गलियारा कहते हैं। इस गलियारे में से होकर ही लोग बाग गुजरते हैं और ऊँटों को काफिला गुजरता है, इसलिए हम इसको कारवा मार्ग भी कहते हैं। कारवा गुजरता है इसी से, यानी कि जो बड़े बड़े जो ऊँटों की टोलियाँ होती हैं वो इसी से होकर गुजरती हैं, इसलिए हम इसको कारवा मार्ग भी कहते हैं। दो पवनानुवर्ती बालका स्तूपों के मध्य पाए जाने वाले खाली स्थान को गलियारा कहते हैं। ये हमने अभी देखा। गलियारा को सहारा मुस्तल में गाशी भी, इसका एक नाम है गाशी भी कहा जाता है। ये गलियारे रेगिस्तान से गुजरने वाले काफिलों को रास्ता प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें कारवा मार्ग भी कहा जाता है। इस प्रकार के जो स्तूप हैं, ये जो अनुदैर्ध्य बालका स्तूप हमने देखे, पवनानुवर्ती, समानांतर, ठीक है। तो ये जो रेखीय बालका स्तूप है सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं और इसके अलावा जोधपुर और बाड़मेर में भी ये पाए जाते हैं। अगला स्तूप है हमारा नंबर 2 स्तूप है अनुप्रस्थ बालका स्तूप या समकोण बालका स्तूप, ठीक है। तो अनुप्रस्थ किसे कहते हैं? सबसे पहले हम अनुप्रस्थ शब्द को समझें कि मान लो जिस दिशा में पवन चलती है, ठीक है, या जिस दिशा में गति होती है, गति इस दिशा में है और इस गति के विपरीत दूसरी दिशा में कोई संरचना बने तो उसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ, ठीक है। तो गति पवन की दिशा यूं चल रही है और ये स्थिति बन रही है यूं, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे पवन इधर चल रही है
चीज बन रही इधर, तो इसको हम कहेंगे, इस स्थिति को हम कहते हैं अनुप्रस्थ। और जब पवन इधर चलती है और इधर ही चीजें बनती हैं तो उसको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य रेत। ठीक है, तो ये होते हैं अनुप्रस्थ। ये है बाल का स्तूप। ठीक है, ये स्तूपों के बनने की दिशा। ये बाल का स्तूप और ये स्तूपों के बनने की दिशा। ठीक है, जबकि इसमें जो पवन की दिशा होती है, पवन की दिशा होती है इधर इस साइड में, ये पवन की दिशा है। ठीक है, तो पवन की दिशा के विपरीत बन रहे हैं। दिशा पवन की इधर है, बाल का स्तूप बन रहे हैं इधर, तो समकोण पे बनते हैं। ये किस पे बनते हैं? पवन की दिशा इधर है और ये बन रहे हैं इधर, तो ये समकोण पे बनते हैं, इसलिए इसको समकोण बाल का स्तूप भी कह देते हैं और अनुप्रस्थ बाल का स्तूप इनका नाम है। पवनों की दिशा के समकोण पर बनने वाले बाल का स्तूपों को अनुप्रस्थ या समकोणिक या आड़े रेत के टीले कहते हैं। ठीक है, तो अनुप्रस्थ, समकोणिक या आड़े रेत के टीले कहा जाते हैं जो समकोण पर बनते हैं, और ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं बाड़मेर में। तीसरे नंबर का जो बाल का स्तूप है वो है बरखान, बरखान बाल का स्तूप या अर्धचंद्राकार बाल का स्तूप। ठीक है, अब ये कौन से होते हैं इनको देखते हैं हम एक बार। जब छोटे छोटे अनेक अनुप्रस्थ या फिर अनुदैर्ध्य, दोनों ही अनुप्रस्थ या फिर अनुदैर्ध्य रेत के टीले मिलकर एक बड़े रेत के टीले का निर्माण करते हैं तो उसे हम बरखान कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। यानी कि ये जो बहुत बड़ी आकृति होती है, बरखान जो आकृति होती है वो बड़ी आकृति होती है। जब छोटे छोटे अनेक अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य जो रेत के टीले अभी हमने पढ़े हैं, वो जब मिलकर एक बड़े रेत के टीले का निर्माण करते हैं तो उसको हम कहते हैं बरखान। यह सर्वाधिक अस्थायी या गतिशील होते हैं। ये जो इस प्रकार के जो रेत के टीले होते हैं, बाल का स्तूप होते हैं, वो सबसे ज़्यादा गतिशील होते हैं। ठीक है, इसी कारण यह सर्वाधिक विनाशकारी भी होते हैं। इसके दोनों किनारे सींग की तरह होते हैं। ठीक है, ये जो बाल का स्तूप होते हैं इसके दोनों किनारे सींग की तरह होते हैं। अब इसको एक बार देखते हैं। ये है बरखान बाल का स्तूप। कौन सा है? बरखान बाल का स्तूप। इस तरीके से ये बाल का स्तूप का पहला चरण होता है। ठीक है, ये बड़ा बाल का स्तूप है। पवन की दिशा इधर है इस साइड में। ठीक है, तो पवन की दिशा के समानांतर ही हम इसको समझ रहे हैं कि पवन की दिशा के समानांतर बन रहा है ये। ठीक, ये इसमें छोटे छोटे बाल का स्तूप हैं। इस तरीके से ये बाल का स्तूप हैं। ठीक है, ये बाल का स्तूप हैं सभी छोटे छोटे। ये बाल का स्तूप मिलकर एक बड़ी आकृति का निर्माण कर रहे हैं। ये बाल का स्तूप मिलकर एक बड़े बाल का स्तूप का निर्माण कर रहे हैं, इसको ही हम कहते हैं बरखान। ठीक है, और इसके जो किनारे होते हैं, ये जो किनारे हैं इसके, ये एक सींग की तरह होते हैं। ठीक है, ये एक सींग की तरह होते हैं। उसका जो आकार है इधर से देखने पर ये जो आकार है इसका अर्धचंद्राकार नजर आता है, इसलिए हम इसको अर्धचंद्राकार बाल का स्तूप भी कहते हैं। ये जो बरखान बाल का स्तूप है सर्वाधिक सबसे ज्यादा शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला बाल का स्तूप है नंबर 4, सब्रकाफिजिया सीफ। सब्रकाफिजिया सीफ बाल का स्तूप। वो रेत के टीले जो छोटी वनस्पति की आड़ से बनते हैं। छोटी वनस्पति की आड़ से किस प्रकार से बनते हैं वो देखते हैं। जैसे ये कोई वनस्पति है, ठीक है, ये एक पेड़ है, ठीक है, और ये पवन की दिशा है। ठीक है, जब पवन चलती है तो यहाँ पर कोई रेत का टीला है एक। ठीक है, तो पवन जब चलेगी यहाँ से तो इस रेत के टीले से रेत भी उठा के ले जाएगी, और यहाँ से जब ये पवन चलेगी तो अपने साथ रेत के टुकड़े लाएगी। ठीक है, अपने साथ रेत के छोटे छोटे टुकड़े लाएगी। जब इस पेड़ से टकराएगी तो पवन तो निकल जाएगी, पवन तो निकल जाती है इससे, लेकिन वो रेत के टीले छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो यहीं पे गिर जाते हैं।
तो जब रेत के टुकड़े जब धीरे धीरे इकट्ठे हो जाते हैं, जब बड़ी आकृति बना लेते हैं, एक स्तूप के आकार की एक आकृति यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक स्तूप की आकृति बन जाती है। इसी आकृति को हम कहते हैं सीफ या सब्र का बीज। ठीक है, तो यही इसमें लिखा हुआ था कि वो रेत के टीले जो छोटी वनस्पति की आड़ में बनते हैं। तो ये वनस्पति की आड़ है, एक छोटी वनस्पति है पेड़, उसकी आड़ में ये रेत का टीला बना है, इसी को हम कहेंगे सीफ या सब्र का बीज। ये अनियंत्रित श्रृंखला में देखने को मिलते हैं, यानी कि ये लगातार देखने को नहीं मिलते, कहीं कि जहाँ भी वनस्पति होती है वहीं इसका आकार बन जाता है। दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में कहें, जब रेगिस्तानी इलाके में पवन के रास्ते में कोई झाड़ी या छोटा पेड़ आ जाता है तो पवन तो निकल जाती है, परंतु उसके साथ आने वाले रेत के कण वहीं गिर जाते हैं और धीरे धीरे यहाँ एक आकृति यानी स्तूप का निर्माण होने लगता है, जिसका एक सिरा सींग की तरफ होता है। इसे ही हम सीप कहते हैं, इसे ही सीप कहा जाता है। घास व झाड़ियों के अवरोध से बनने के कारण इन्हें नेवखां या लूनेट के नाम से भी जानते हैं। इसके दो अन्य नाम हैं, नेवखां और लूनेट भी इनको कहा जाता है। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में इनका विस्तार देखने को मिलता है। इनका जो विस्तार है राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में अधिक देखने को मिलता है। इसके अलावा अगला है नंबर 5, बाल का स्तूप, परवलयिक वाल का स्तूप। परवलयिक वाल का स्तूप, इसका निर्माण भी सीप की तरह ही होता है, यानी कि छोटी कोई वनस्पति आ जाती है बीच में तो उसी की तरह इसका निर्माण होता है, लेकिन इसकी आकृति सीप के मुकाबले बड़ी होती है। ठीक है, तो जो छोटी आकृति होती है वो उसको हम कहते हैं सीप, और जो उसी प्रकार का जो बड़ी आकृति का बाल का स्तूप होता है उसको हम कहते हैं परवलयिक। लेकिन इनमें एक मूल अंतर होता है। वो अंतर क्या है उसको हम देखते हैं कि साथ ही यह अपने अवरोध में आने वाली आकृति को चारों ओर से ढक लेता है, इसलिए इसे परवलयिक वाल का स्तूप कहते हैं। तो जो हमने सीप देखा था, सीप में हमने देखा था कि ये जो पेड़ था, है ना, और इस पेड़ को एक साइड से बाल का स्तूप ने ढक रखा था। ठीक है, एक साइड से ढक रखा था, एक साइड से खुला हुआ था। परवलयिक में क्या होता है कि चारों तरफ से अपने जो आकृति होती है उसको ढक लेता है चारों ओर से, तो परवलयिक इस प्रकार का हो जाता है। तो ये है परवलयिक। ठीक, ये है पेड़ और ये है बाल का स्तूप जिसने चारों तरफ से इस पेड़ को ढक लिया है, और ये है पवन की दिशा। ठीक है, ये पवन की दिशा है, अपने साथ में रेत की कड़ लाती है और इसकी आकृति परवलय के समान होती है, चारों तरफ से ढक लेती है, अपने बनने वाली आकृति के चारों तरफ से उसको ढक लेती है, इसको हम कहते हैं परवलय आकृति वाले स्तूप। इसके अलावा एक बाल का स्तूप होता है तारानुमा बाल का स्तूप। तारानुमा बाल का स्तूप, वो बाल का स्तूप जिनकी एक से अधिक भुजाएं निकली रहती हैं उन्हें तारानुमा बाल का स्तूप कहते हैं। ठीक है, इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। तारानुमा बाल का स्तूप की यही संरचना है। ठीक है, ये संरचना है तारानुमा बाल का स्तूप की। ये एक से अधिक भुजाएं निकल रही हैं इस बाल का स्तूप की, इसलिए हम इसको कहेंगे तारानुमा बाल का स्तूप। ठीक है, एक से अधिक भुजाएं निकली होती हैं जिस बाल का स्तूप को, उसी को हम कहते हैं तारानुमा बाल का स्तूप। ये जो बाल का स्तूप होते हैं ये रेत के टीले विशेषकर हम्मादा मरुस्थल में देखने को मिलते हैं, यानी कि जो चट्टानी मरुस्थल होता है हम्मादा, उसमें इस तरीके के बाल का स्तूप देखने को मिलते हैं। मोहनगढ़ पोकरण जो जैसलमेर में पाया जाता है, सूरतगढ़ गंगानगर में इस तरह की आकृतियां जो तारानुमा बाल का स्तूप है वो देखने को मिलती हैं। अभी तक हमने पढ़ा था राजस्थान का शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में अभी तक हमने पढ़ा। ठीक है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के दो प्रमुख जो भाग थे, एक तो बाल का स्तूप मुक्त प्रदेश और बाल का स्तूप युक्त प्रदेश, उन दोनों के बारे में हमने पढ़ा।
अब हम देखेंगे राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका दूसरा भाग, वो है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को बनावट व संरचना के आधार पर पुनः 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब 4 भाग कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम। तो ये भाग था, हमने देखा था, ये भाग था राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये पूरा भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अभी हमने इस भाग के बारे में पढ़ा था, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। ये था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में 2 भाग हमने पढ़े थे, एक तो था बॉल्का स्तूप मुक्त प्रदेश और एक था बॉल्का स्तूप युक्त प्रदेश। ठीक है, अब आता है राजस्थान का अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये जो भाग है, ये जो पूरा भाग है, ये वाला, ये है राजस्थान का अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसको हमने बनावट और संरचना की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित किया है। तो सबसे पहला भाग है ये वाला, ये है गग्गर का मैदान। दूसरा भाग है ये वाला, ये है शेखावाटी प्रदेश। तीसरा भाग है ये नागौरी उच्च भूमि। और नंबर 4 ये है लूनी बेसिन प्रदेश। ठीक है, ये है लूनी बेसिन प्रदेश। अब इनकी विशेषताओं के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले गग्गर का मैदान। यह क्षेत्र मरुस्थल का उत्तरी भाग है जो गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में फैला हुआ है। यहाँ गग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है, इसलिए इसे गग्गर बेसिन भी कहा जाता है। गग्गर इस क्षेत्र की अंतः प्रवाह वाली नदी है। तो ये जो क्षेत्र है गग्गर का मैदान, इसमें मुख्य रूप से गग्गर नदी बहती है और गग्गर नदी जो है अंतः प्रवाह वाली नदी है। अंतः प्रवाह वाली यानी कि एक स्थान तक ये बहती है और बहने के बाद में अचानक ही सूख जाती है या फिर नीचे चली जाती है, उसको हम कहते हैं अंतः प्रवाह वाली। गग्गर की सूखी हुई सरिताओं को पुराणों में वर्णित हिमालय से निकली सरस्वती नदी का हिस्सा माना जाता है। यानी ये जो गग्गर नदी है राजस्थान में जो बहती है वो सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। गग्गर नदी के पाट को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर व गंग नहर से उपलब्ध सिंचाई सुविधा के कारण इस क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है। इस क्षेत्र में जलाधिक्य, क्षारीयता की समस्याएं बढ़ गई हैं। यानी कि नहरी प्रदेश है, जल ज़्यादा हो गया है, इसलिए इसमें क्षारीयता की समस्या और जल आधिक्य की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। दूसरा प्रमुख प्रदेश है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का दूसरा प्रमुख प्रदेश है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश का विस्तार सीकर, झुंझुनू, चूरू तथा नागौर के उत्तरी भाग में है। यह प्रदेश मध्यम व निम्न ऊंचाई के बालू के टीलों से युक्त रेतीला मैदान है। यहाँ बरखान टीले अधिक मिलते हैं। इस क्षेत्र में नदियाँ व नाले हैं जो थोड़ी दूर बहने के बाद विलुप्त हो जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को अंतः प्रवाह का मैदान भी कहा जाता है। हम इस क्षेत्र को अंतः प्रवाह का मैदान भी कहते हैं, अंतः प्रवाह का मैदान भी कहा जाता है। मेंथा, कांतली इस क्षेत्र की मुख्य नदियां हैं। तो इस क्षेत्र की मुख्य नदियां हैं मेंथा और कांतली। इस प्रदेश में निम्न लवड़ी भूमि या कच्चे कुओं को स्थानीय भाषा में जौहड़ कहते हैं। यानी ये जो भूमि है या ये जो क्षेत्र है राजस्थान का शेखावाटी, इस क्षेत्र में जो कच्चे पक्के जो कुएं पाए जाते हैं पानी के, उनको हम कहते हैं जौहड़। सीकर जिले के खंडेला क्षेत्र में कांतली नदी के मैदान को तोरावाटी या तौरावाटी क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसमें एक क्षेत्र है तोरावाटी, वो है सीकर जिले का खंडेला क्षेत्र, उसको हम तोरावाटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये हुआ आपका शेखावाटी प्रदेश। इसके बाद में अगला तीसरा है थर्ड नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि, इसमें नागौर एवं उसके आसपास का क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। यह भूमि अपने आसपास के क्षेत्र से उठी हुई है, इसलिए इसे उच्च भूमि कहा जाता है। इसे बांगर भूमि भी कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण प्राचीन समय में नदियों द्वारा लाई गई पुरानी कांप जलोढ़ मिट्टी से हुआ है।
तो पुरानी काप मिट्टी जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है उससे इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसको बांगर भूमि भी कहा जाता है। अजमेर के पुष्कर से मेड़ता नागौर तक के क्षेत्र को कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। तो अजमेर के पुष्कर से लेके और मेड़ता जो नागौर में पड़ता है, वहाँ जो क्षेत्र है फैला हुआ क्षेत्र, उसको हम कुबड़ पट्टी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, इसलिए इसको कुबड़ पट्टी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहाँ नमकीन झीलें हैं इस क्षेत्र में, सांबर, लीडबाना, डेगाना आदि प्रमुख झीलें हैं। यहाँ चट्टानी चूनेदार धरातल पाया जाता है और ये इस क्षेत्र की प्रमुख भौतिक विशेषता है। चौथा प्रदेश है पश्चिमी जो अर्ध शुष्क प्रदेश है, उसका चौथा प्रदेश है लूनी बेसिन। लूनी बेसिन का विस्तार दक्षिणी जोधपुर, पाली, जालौर, पश्चिमी सिरोही आदि जिलों में है। तो ये 4-5 जिले हैं जहाँ पर दक्षिणी जोधपुर, पाली, जालौर, पश्चिमी सिरोही आदि में लूनी बेसिन है, क्योंकि यहाँ पर लूनी व उसकी सहायक नदियाँ जिनमें लीलड़ी, सूखड़ी, जवाई, जोजड़ी, बांडी का बहाव क्षेत्र है, इसलिए ये जो प्रदेश है वो जलोढ़ मैदान का क्षेत्र निर्मित हो गया यहाँ पर। लेकिन ये सभी जो नदियाँ हैं वो सभी मौसमी नदियाँ हैं। इस क्षेत्र में पचपदरा मुख्य खारे पानी का क्षेत्र है। तो पचपदरा झील है एक यहाँ पे, वह खारे पानी की मुख्य भूमि है यहाँ पे, जहाँ पे नमक बनाया जाता है पचपदरा में। इस क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जाता है। तो जो लूनी बेसिन है उसको 2 भागों में बांटते हैं, पहला है गोडवाड़ क्षेत्र और दूसरा है सांचौर बेसिन। गोडवाड़ क्षेत्र और सांचौर बेसिन। गोडवाड़ क्षेत्र, इसमें लूनी नदी से लेकर जवाई नदी के तक का क्षेत्र आता है और यहाँ गोडवाड़ बोली जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को गोडवाड़ क्षेत्र का कहा जाता है। दूसरा है सांचौर बेसिन। तो जवाई नदी के दक्षिण वाला जो भाग है वो है सांचौर बेसिन, और सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 5 नदियाँ बहती हैं, इसलिए राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश हम पढ़ रहे थे, ठीक है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में हमने बांटा था। नंबर 1 भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। दूसरा जो भाग था वो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश था। तीसरा जो भाग था पूर्वी मैदानी प्रदेश, और नंबर 4 दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश था। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को वर्षा के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक तो था शुष्क प्रदेश और दूसरा था अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश। आज हमने इस शुष्क प्रदेश के जो उपभाग थे, बालका स्तूप मुक्त प्रदेश और बालका स्तूप युक्त प्रदेश, उनके बारे में पढ़ा। साथ ही साथ में अर्ध शुष्क प्रदेश के जो 4 भाग थे, सबसे ऊपर गग्गर का मैदान, उससे नीचे शेखावाटी भूमि, उससे नीचे नागौरी उच्च भूमि और उससे नीचे लूनी बेसिन प्रदेश हमने देखा था। और लूनी बेसिन के फिर 2 भाग थे, गोडवाड़ प्रदेश और सांचौर भूमि। तो इस तरीके से आज हमने पश्चिमी मरुस्थलीय जो अपना प्रदेश था उसका संपूर्ण अध्ययन हमने कर लिया, ठीक है। कल हम देखेंगे कि पश्चिमी मरुस्थल जो होता है अपना राजस्थान में, जो पश्चिमी मरुस्थल है, उस मरुस्थल के बारे में कुछ योजनाएं चल रही हैं, कुछ मरुस्थल से संबंधित शब्दावलियां हैं जो अभी रह गई हैं, उनके बारे में हम कल के वीडियो में देखेंगे। और आप दोस्तों से निवेदन है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।